नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिन्नी बालियान है और मैंने यूपी पीसीएसजे 2018 में 12वीं रैंक हासिल करी है। ये मेरा तीसरा प्रयास था। मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी लॉ करूँगी। मैंने 10th आईसीएसई बोर्ड से किया है गाज़ियाबाद से, इंग्रहैम इंग्लिश स्कूल से, 12th डीडीपीएस से किया है सीबीएसई बोर्ड से, और उसके बाद ग्रेजुएशन करी है मिरांडा हाउस से जूलॉजी ऑनर्स में। सेकेंड थर्ड ईयर में अपने बीएससी के दौरान अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में आई जो लॉ कर रहे थे, और जब वो अपना डिस्कशन करते थे लॉ के रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स आईपीसी सीआरपीसी, तो मुझे उस सब्जेक्ट को और जानने का इंटरेस्ट बना। मैंने एमएससी नहीं किया और मैं आगे अपना लॉ में शुरू कर दिया अपनी लॉ में जर्नी। मैंने लॉ मेरठ कॉलेज मेरठ से किया है। मेरा लॉ 2013 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैंने अपनी जुडिशरी की प्रेपरेशन करनी शुरू कर दी थी। मैंने 2013 में लॉ कंप्लीट किया है। थर्ड ईयर के दौरान मुझे लगा मुझे जुडिशरी का अटेम्प्ट देना चाहिए। मैं जुडिशरी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अब मैं इंडिविजुअली हर एग्ज़ाम की हर स्टेज की स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्रिलिमिनरी में हमारे यहाँ 2 पेपर आते हैं, जीएस के एंड लॉ के, पेपर 1 पेपर 2। जीएस की अलग स्ट्रैटेजी है एंड लॉ की अलग स्ट्रैटेजी है। जीएस में मैंने कंबाइंड ही स्टडी करी है, प्री का भी और मेंस का भी। मैंने कोई सेपरेट प्री के लिए तैयारी नहीं करी, कोई सेपरेट मेंस के लिए तैयारी नहीं करी है। जो चीज़ मैं प्री के लिए पढ़ रही थी उसको ही मैंने डेप्थ में मेंस के लिए पढ़ी। डिफरेंस ये रहा कि मैंने प्री के दौरान एमसीक्यूज़ बहुत लगाए और मेंस के दौरान मैंने क्वेश्चंस खुद फ्रेम करे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, यूपीएससी के जो पेपर आते हैं उनसे भी देखा कि ये लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, उसको पढ़ा एनसीईआरटीज़ की बुक से और वो क्वेश्चंस खुद फ्रेम करे हैं। अब जीएस की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। जीएस जो है इज़ कंपोज्ड ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड आपका करंट अफेयर्स। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बहुत ढंग से करी थी। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी 6 to 12th पढ़ी हैं। मेडिवल मैंने स्किप कर दी थी एक्सेप्ट फॉर द मुगल पार्ट, क्योंकि मुगल पार्ट में मैं थोड़ा इंटरेस्ट रखती हूँ, मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता है। और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने थ्रू आउट ढंग से करी है। मैंने तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th क्लास 12th की बुक्स रेफ़र करी हैं हिस्ट्री की प्रेपरेशन के लिए, और साथ में ही एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया है हार्टेडली, बहुत ढंग से फॉलो किया है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। जुडिशरी में ज्योग्राफी का पार्ट इतना हैवी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, तो इसी को ध्यान रखते हुए मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी बस। सॉइल पढ़ लिया मैंने, फिज़िकल डिवीज़न, जोग्राफिकल डिवीज़न पढ़ लिया इंडिया का, बस इसी के रिगार्डिंग ही, और जैसे लोकेशंस होती हैं मैंने थोड़ा बहुत वो पढ़ा। ज्योग्राफी में मैंने इससे ज़्यादा कुछ और नहीं किया। आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है तो बहुत डिटेलिंग इस सब्जेक्ट की मैंने रखी थी, और कॉन्स्टिट्यूशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है, तो मैंने एज सच कोई सेपरेट प्रेपरेशन इसकी नहीं करी एक्सेप्ट फॉर द बेसिक्स। आई हैव क्लियर्ड माई बेसिक्स वेरी वेल। पॉलिटी मैंने सारी ही एनसीईआरटी से करी है। पूरा जीएस मैंने एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए किया। मैंने सेपरेट कोई बुक, कोई शॉर्ट, कोई दुग्गी, कुछ इस तरीके की बुक्स नहीं रेफ़र करी हैं। सारा थ्रू आउट डिटेल, सब कुछ डिटेलिंग करी है। स्टैटिक पार्ट मैंने इसी से किया है। अब आते हैं हम करंट की तरफ। करंट में मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर रेफ़र किया है। बहुत ढंग से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, बहुत ढंग से। मैं आराम से 1.5 घंटा 2 घंटा दिन का न्यूज़पेपर को देती थी। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए ही किया है, जो डेवलपमेंट हो रही थी उसी को रेफ़र किया है, उसके बियॉन्ड नहीं किया, और मैंने 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़े हैं। अब प्री की सेकंड पेपर की बात करते हैं, लॉ के पेपर की। लॉ का पेपर जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे प्री में पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, आपका सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके काफ़ी अच्छी वेटेज में पूछे जाते हैं। मैंने इनके लिए थ्रू आउट बैरेक्ट पढ़ा, क्योंकि मैं बहुत डिटेलिंग नहीं करी थी प्री में, तो मैंने पूरा बैरेक्ट प्लस साथ में एमसीक्यूज़ करना मस्ट हो जाता है। उससे आपको ब्रॉड एक आइडिया पड़ जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
क्योंकि इस बार का जो प्री का पेपर था, मल्टीपल ऑप्शंस एक ही बार में पूछे थे उन्होंने। जैसे एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता आया था कि ये 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक चीज़ टिक करनी है, वो नहीं था इस बार। इस बार था जैसे यूपीएससी का पैटर्न होता है कि आपको 4 ऑप्शन एक में दे दिए, इस तरीके से था। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आप थ्रू आउट डायरेक्ट से एक्वेंटेड हो, बहुत अच्छे से पढ़ें, एमसीक्यूज़ करें। मैं आपको बार बार यही बोलूँगी, एमसीक्यूज़ करें, एमसीक्यूज़ आपको इसमें काफ़ी हेल्प कर देंगे। ये हुई प्रीलिम्स की बात। अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में 5 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5। पेपर 5 इंटायरली लोकल लॉ है एंड आईपीसी। बाकी जो 4 पेपर हैं, 2 पेपर लॉ के होते हैं एंड 2 पेपर आपका एक जीएस का है एंड एक लैंग्वेज का पेपर होता है। जो मैं इंडिविजुअली हर पेपर की बात करना चाहूँगी। जो लॉ का पेपर होता है वो 3 पेपर होता है, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5। पेपर 3 जो है वो सब्सटैंटिव पेपर है, जिसमें आपका सारा सब्सटैंटिव लॉ पूछा जाता है। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट 50 मार्क्स का आता है, रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो 150 मार्क्स में आपके आ जाते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि मैंने प्री में भी बहुत डिटेल में पढ़ा, तो मैंने मेंस में भी उसी को फॉलो किया। मैंने बहुत ढंग से ही कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करी थी, क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट है और 50 मार्क्स होल्ड करता है। तो ये था कि कहीं ये जो 2-2, 3-3 नंबर से रह जाऊँ, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ढंग से कर रही थी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा ही डायरेक्ट ढंग से किया, टेक्स्ट बुक ढंग से करी और केसेस पढ़े, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस बहुत हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी केसेस पर पूरा ध्यान दें, केसेस को इग्नोर ना करें। आप बाकी सब्जेक्ट्स में केसेस को थोड़ा नज़रअंदाज कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत केसेस हैं और आपको सारे केसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने सब्जेक्ट्स को वेटेज देना शुरू कर दिया था कि मैं किस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को वेटेज दूंगी। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए वही बैरेक्ट, पूरा बैरेक्ट बहुत ढंग से पढ़ा, इलस्ट्रेशंस पढ़ी, एग्जाम्पल्स पढ़े, हर सेक्शन के एक्सेप्शंस पढ़े, एक्सप्लेनेशन ढंग से पढ़ी हैं। और मैंने ये बुक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बांगिया रेफ़र करी थी, उससे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, एक जगह लिखा और उन क्वेश्चंस को खुद को फ्रेम करना शुरू कर दिया था बुक की हेल्प से। जब मैंने इनिशियली पढ़ा तो मैंने बुक पढ़ी, साथ में लिखने शुरू कर दिए क्वेश्चन। मैंने नहीं देखा कि कितना लेंदी आंसर हो रहा है, कितना पेजेस लग रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा, उसको लिखा। मैं कोशिश करती थी कि A4 शीट 2 साइड भर जाए मैक्सिमम, क्योंकि आपको मेंस में इतना टाइम नहीं मिलता है। हार्डली 3 मिनट्स के अराउंड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए और आपको उसमें ही अपना आंसर फ्रेम करना है। तो पहला फेज़ ऐसा था कि मेरा A4 शीट्स 2 भी भरी हैं। फिर वो जब दोबारा मैंने उसको कि इररेलेवेंट चीज़ों को हटाऊंगी, वो मैंने कट शॉर्ट किया, वो घटकर और कम हुआ। ऐसी चीज़ें ये जो मतलब पेपर बहुत शॉर्ट हो गया था मेरे लिए, क्वेश्चन शॉर्ट हो गया था जब मैंने उसकी मल्टीपल रिविजन्स करी। हर बार क्वेश्चन से कोरिलेट करके उस आंसर को शॉर्ट कर देती थी मैं, और लास्ट में मेरे पास बस गिन के 10 पॉइंट्स रह गए थे कि मैं इस आंसर में अपनी ये चीज़ फ्रेम करूँगी। देन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करती हूँ मैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी मैंने सेम यही चीज़ करी, डायरेक्ट थॉरोली पढ़ा, साथ में टेक्स्ट बुक रेफ़र करी हैं और उस टेक्स्ट बुक के साथ मैंने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक जगह लिखे और उनको उसी तरीके से फ्रेम करना शुरू कर दिया। इनिशियली मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आप न्यू कमर हैं बिल्कुल जुडिशरी में और नहीं पता है, तो आप खुद टेक्स्ट बुक लो, क्वेश्चन देखो और उसको लिखना शुरू कर दो। क्या लिख सकते हो आप? आपने उस सेक्शन को पढ़ा, उस सेक्शन से आप क्या समझे, आपको उसके एक्सप्लेनेशन पढ़कर क्या समझ में आया, एक्सेप्शन पढ़कर क्या समझ में आया, अपनी लैंग्वेज में लिख दो। और जो फिर आप जब उसका रिवीजन करो तो आप उसको कट शॉर्ट करना शुरू कर दो। सिमिलरली ऐसे और सब्जेक्ट्स जैसे SRA हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, जो माइनर सब्जेक्ट्स थे उनके लिए मैंने टेक्स्ट बुक कुछ रेफ़र नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट और क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अपने डायरेक्ट के पीछे लास्ट में एक पेज में पेस्ट कर दिया करती थी और उसमें क्वेश्चंस लिख लिया करती थी प्रीवियस ईयर के, जिस भी स्टेट में आए हैं कि इस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ, क्या क्या, कैसे कैसे पूछे गए हैं। अब हम हिंदू लॉ की बात करेंगे। हिंदू लॉ काफ़ी ईजी पड़ जाता है सब्जेक्ट, इतना टफ नहीं होता है। मैंने इस सब्जेक्ट के लिए पारस दीवान बुक है वो रेफ़र करी है।
और पारस दीवान में मैंने बहुत डिटेलिंग नहीं करी, मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में सब्जेक्ट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा, प्लस मैंने इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक पड़ जाती है, तो इतना डेप्थ में नहीं किया। मैंने 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखे, मेरे पास तो हार्डली 10 ईयर्स के ही क्वेश्चन थे, 10 साल के क्वेश्चन देखे। 10 साल से मैंने पारस दीवान के रेलेवेंट सेक्शंस को पढ़ा और एक अपने आप एक फ्रेम कर लिया क्वेश्चन और उसी को पढ़ा। उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करी विद द पैसेज ऑफ टाइम, बस वही पढ़ा और वही रिवाइज किया, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। फिर मैं मुस्लिम लॉ की बात करना चाहूँगी। मुस्लिम लॉ बुक के लिए मैंने, सब्जेक्ट के लिए मैंने अकील अहमद की बुक रेफ़र करी है और मैंने इसे पूरा थॉरली पढ़ा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। मुझे पता है शिया लॉ, सुन्नी लॉ, इनमें डिफरेंसेस हर टॉपिक में इतने ज़्यादा हैं कि हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते, हम उसको याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, आप एक कंपैरिजन कर लो हर टॉपिक का, अपने पॉइंट्स में दोनों स्कूल का, दोनों सेक्ट का लिखिए डिफरेंस क्या है। जैसे मैरिज में क्या डिफरेंस आता है दोनों में, आपका डिवोर्स में डिफरेंस क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट है, और बहुत सारे जैसे सारे टॉपिक्स हैं, उनमें आप दोनों का एक चार्ट बना लो, उससे पढ़ो, वो काफ़ी इजी पड़ जाएगा, आपको बहुत एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। और मैं बोलूँगी अपने जैसे बुक में बोल्ड लिखे रहते हैं, इटैलिक्स में लिखे रहते हैं, उसी को पढ़ें, बहुत डेप्थ ना करें स्टार्टिंग में, इनिशियली लाइट रखें। जब आप एक बार उसको गो थ्रू कर जाएंगे तो फिर आप उसको डिटेल में पढ़ें, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सुन्नी सेक्ट में और शिया सेक्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या, जैसे कई सारे ही लगभग सभी टॉपिक्स में दोनों में बहुत बहुत मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं। हम इससे मेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्री में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्री में आप आइडिया लगा लेते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है कि चलो एक क्लिक कर गया, बट मेंस में क्योंकि आपको लिखना है वो डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप उसको कंपैरिजन बनाएं, एक कंपेयर करें, अपना चार्ट बना लें इनिशियली, उसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, मल्टीपल रिविजन करें और फिर डिटेल करते रहें अपनी किताबों से, अपनी टेक्स्ट बुक से, जो आप पढ़ रहे हैं उसको और बढ़ाएं। अपने 10 ईयर्स के बुक को देखें, क्वेश्चंस देखें और उसको फिर उसी हिसाब से आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फिर हम लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं पेपर 3 में, टॉर्ट एंड ट्रस्ट एंड इक्विटी। टॉर्ट के लिए मैंने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं करे थे, हार्डली 5 टॉपिक्स में तैयार कर गई थी, और वही मैंने जो लास्ट 5 ईयर्स में ही आए होंगे वो पढ़े, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं इसको छोड़ दूंगी। तो मैंने वही चीज़ 5 टॉपिक, क्योंकि चॉइस बन जाती है आपको, आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो ये ज़्यादातर चॉइस में आ जाता है। हम लोग ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, इन क्वेश्चंस को प्रेफर करते हैं क्योंकि हम इनको बहुत ढंग से प्री में पढ़ चुके होते हैं। टॉर्ट सिंस प्री में नहीं है तो मैंने इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया, मैंने इसको लाइट रखा, और अगर मुझे लगा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मैं उसको पढ़ लूँगी, उसी में से आ गया ठीक है, नहीं तो आई वुड स्किप इट। लेकिन लकीली वो क्वेश्चन मेरा टॉट का इसी में से आ गया जो मैंने टॉपिक पढ़े थे, और मैंने वो उसको उसी से कर दिया। ट्रस्ट एंड इक्विटी मैंने कम्प्लीटली आज तक नहीं पढ़ा है, मैंने उसको हमेशा ही स्किप किया है। दिस वॉज माई 3rd अटैम्प्ट, मैंने 3rd अटैम्प्ट तक भी उसको नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये चॉइस में ही बन जाता है। हमारे पास इतने सब्जेक्ट्स हो जाते हैं कि हमें उन्हीं सब्जेक्ट्स में से चूज़ कर इतने ऑप्शंस नहीं बन पाते हैं कि हम ट्रस्ट एंड इक्विटी भी करें। लेकिन जो ट्रस्ट एंड इक्विटी करते हैं वो ये कहते हैं कि ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, बहुत टफ नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो अगर आप ट्रस्ट एंड इक्विटी को करना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी अच्छा है। आप जैसे जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसको स्किप कर सकते हैं, बट बात वही हो जाती है कि आपको दोनों में से चॉइस करनी पड़ जाती है, क्योंकि पेपर लेंदी होता है लेकिन क्वेश्चंस में चॉइस आती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। अब पेपर 4 की बात करते हैं। पेपर 4 में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, CRPC, CPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इस पेपर को हम बहुत अच्छे से पढ़ लें, बहुत डिटेल कर लें, बहुत डेप्थ में पढ़ लें, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पेपर प्रोसीजरल है। ये मैथमेटिक्स की तरह बहुत अच्छा स्कोर गेन करवा सकता है अगर आपने इसे बहुत ढंग से पढ़ा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत डेप्थ में से जाके अटेम्प्ट करें। मेरी स्ट्रेटजी ये रही कि मैंने CRPC एंड CPC को बहुत थॉरली बैरेक्ट से किया, और मैंने मल्टीपल रिविजन्स बैरेक्ट के किए। हाँ, मैं ये चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जैसे CRPC सब्जेक्ट है, CRPC में डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन को बहुत ढंग से पढ़ें।
इतना ढंग से करेंगे जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज कोई चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप चार्ज को पहले डेफिनेशन से समझाते हुए फिर सेक्शन 211, 212, 213, 214 इतना स्ट्रेच कर सकते हैं। ऑल्दो आपको आंसर राइटिंग में इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नंबर अच्छे फैच कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर हम सीपीसी की बात करें, सेम चीज़ मैंने सीपीसी में अप्लाई करी। मैंने डेफिनेशंस बहुत ढंग से करी। मैं हर चीज़ को डेफिनेशन से कोरिलेट कर लेती थी। जैसे आपको कोई भी आंसर लिखने का मौका मिल रहा है, कोई क्वेश्चन आया और उसमें आपको कंटेंट भी है और आपकी डेफिनेशन भी उससे कोरिलेट कर रही है, तो मैं पहले डेफिनेशन लिखती थी और फिर मैं उसके कंटेंट को लिखा करती थी। जैसे कोई भी सेक्शन मिल जाए आपको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में आ जाए, तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 11 लिख सकते हैं और फिर अपना आराम से उसको डेप्थ में उसके केसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिक्री है, जजमेंट डेटर है, डिक्री होल्डर है, मीन प्रॉफिट्स हैं, इन सब के बारे में आप अच्छा खासा आराम से डेफिनेशन लिख के फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी हर चीज़ में, प्रोसीजरल में खासकर ये रही कि मैंने पहले डेफिनेशंस को ढंग से किया। डेफिनेशन के बाद हर क्वेश्चन में, लगभग हर ही क्वेश्चन में मैंने डेफिनेशन से उसको सपोर्ट करते हुए अपने आंसर को फिनिश किया है। और फिर एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट को मैंने थोड़ा थॉरली पढ़ा। मैंने टेक्स्ट बुक रेफ़र करी थी। मैंने बटुकलाल इसके लिए पढ़ी है और काफ़ी बार पढ़ी है। मैंने स्टार्टिंग अपनी जो है नोट्स बटुकलाल से बनाए, फिर मैंने उसको मल्टीपल रिवीजन किया, क्योंकि मैंने एक बार नोट्स बनाए थे, फिर मुझे दोबारा से टेक्स्ट बुक को रेफ़र करने का मौका नहीं पड़ा। बैरेक पढ़ती थी एंड अपने नोट्स पढ़ती थी। हाँ, रिसेंट कोई केस आया है, मैंने उसको अपडेट किया है, लेकिन मैं दोबारा से अपनी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट रीडिंग इतनी अच्छी अपनी बुक से कर ली थी कि मुझे दोबारा से रीडिंग बुक की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने थ्रू आउट अपना हर सेक्शन को, जैसे एविडेंस एक्ट की हम बात कर लें तो रेलिवेंसी है, डाइंग डिक्लेरेशन है, एडमिशन है, कन्फेशन है, ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप हर बार इनको क्वेश्चन पेपर में पाएंगे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ये हो गए, प्राइमरी एविडेंस हो गया, सेकेंडरी एविडेंस हो गया, एडमिसिबिलिटी हो गया, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, ये टॉपिक्स मैंने थॉरली बुक से पढ़े, इनके नोट्स बनाए और बहुत बार रिविज़न किया। कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐसे आ जाते हैं, जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन आ गया, वो भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर आप उसको स्किप भी कर देंगे टेक्स्ट बुक से तो काम बन जाता है, क्योंकि उसमें हमें सेक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं और हमें लिखने को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम हर मतलब सेक्शन के अलावा भी बुक से लिखें। तो उसको आप स्किप कर सकते हैं बुक से और बैरेक्ट से उसका काम चल जाएगा। और पार्ट 3 में जो एविडेंस एक्ट के हैं वहाँ पे तो मैंने एंटायरली फोकस अपना जो है वो बैरेक्ट पे रखा, लेकिन पार्ट 2 एंड पार्ट 1 बुक प्लस टेक्स्ट बुक, बैरेक्ट प्लस टेक्स्ट बुक को रेफ़र किया है। थोड़ा सा सीआरपीसी की डिटेलिंग कर लेते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। मैंने सीआरपीसी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन मैंने उसको डिवाइड कर लिया था पूरे सीआरपीसी को। मैंने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, पोस्ट ट्रायल, इस तरीके से पूरे सीआरपीसी को 4 स्टेजेस में बांटकर पढ़ा है। इन्वेस्टिगेशन में मैंने वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर लिए जो चैप्टर 12 और चैप्टर 12 से पहले थे। जैसे चैप्टर 12 से पहले जो टॉपिक्स थे उनमें अरेस्ट है, वारंट है, समन्स है, इन सब को बैरेक्ट से पढ़ा। उसके लिए मैंने कोई टेक्स्ट बुक रेफ़र नहीं करी, बस हाँ समन्स क्या होते हैं, वारंट क्या होते हैं और आपके प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, इन सब की डेफिनेशन बुक से पढ़कर अपने ही टेक्स्ट बुक में लिख दिया। अपने बैरेक्ट में ऊपर लिख देती थी कि ये क्या क्या होते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आया तो आप एक डेफिनेशन से शुरू करोगे तो मे बी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने ऐसे ही डेफिनेशंस को ऊपर अपने बैरेक्ट में लिख लिया और फिर सेक्शंस को उसके आगे एक्सप्लेन करने शुरू कर दिए थे। इन्वेस्टिगेशन में चैप्टर 12 काफ़ी, उसके ऑलमोस्ट सारे ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 156, 154, 157, 160, 161, 162, 173, 172 ये सेक्शंस इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें तो आप निगलेक्ट ही ना करें, ये ढंग से पढ़ें और इनको बहुत अच्छे से केस लॉ से इनको कोरिलेट करके अगर आपका क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड तो उसको फ्रेम करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीआरपीसी से मैंने ज्यूरिसडिक्शन पे थोड़ा ध्यान दिया। बहुत ज्यूरिसडिक्शन से रिगार्डिंग हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्री में, मेंस में फंस रहे थे, तो मैंने उसको पूरा पढ़ा। एंड कंडीशंस जो है चैप्टर 14
उसको पढ़ा, उसको मैं बोलूँगी कि आप उसे निगलेक्ट ना करें, उसे भी बहुत ढंग से करें। नेक्स्ट कंप्लेंट का चैप्टर है। कंप्लेंट का आप देखेंगे तो हर साल लगभग हर अटेम्प्ट में हर उसमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें से आ रहा है, तो कंप्लेंट चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चैप्टर 15। उसको निगलेक्ट ना करें, उसको बहुत अच्छे से करें। हम देखेंगे तो हमारे पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उसको बहुत डेप्थ में करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये चैप्टर को पढ़ें ढंग से, इस चैप्टर को, इसका ऑब्जेक्ट क्या है वो पढ़ें, और उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, सेक्शन 200, 201, 202, इनको ढंग से पढ़ें। और जब आपकी आंसर राइटिंग की बारी आए तो 200 से शुरू करके 202 पर जाकर सीधे 203 एंड 204 के ऑप्शंस देकर आप इस आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। देन ट्रायल आता है। अब ट्रायल को, सारे ट्रायल्स के चैप्टर्स को पढ़ें, एक उनका कंपैरेटिव चार्ट बना लें, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन का, आपका वारंट केस में, समन्स केस में ट्रायल डिफ़र करता है। ऑल्दो कोर्ट ऑफ सेशन और वारंट में ज़्यादा डिफ़र नहीं करता है, लेकिन डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमें ढंग से पता होना चाहिए। देन उसके बाद चैप्टर 23 एंड चैप्टर 24, इनको, ये प्री ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, लेकिन इन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नज़र पड़नी चाहिए, नज़र मार लेनी चाहिए इनको भी। और मैंने इसको थ्रू आउट अपनी जर्नी में कभी भी निगलेक्ट नहीं किया, मैंने इसको पढ़ते ही रहा है। मैंने प्री में भी इसको ध्यान दिया और मेंस में भी ध्यान ही दिया है, क्योंकि कब कुछ भी बहुत छोटे शॉर्ट नोट्स में पूछ लें, ये चीज़ आइडिया नहीं होती हमें, तो ये छोड़ना नहीं ठीक है। देन मैंने कॉग्निजेंस लिमिटेशन जो चैप्टर है उस पर थोड़ा ध्यान दिया, उसे किया है। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए बोलूँगी, जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है कि मैंने, जैसे चार्ज का एक क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग आंसर आ जाता है, तो मैंने अपना इसके रिगार्डिंग जब भी आंसर लिखने का मौका मिला है तो मैंने डेफिनेशन से शुरू करके सेक्शन 211 से लेकर 214 तक अपने आंसर में इसको इनकॉर्पोरेट करा है। और मैं सभी को ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर हम डेफिनेशन से करें तो कहीं ना कहीं एक हम औरों से एज ले लेते हैं, तो उस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अब हम लास्ट पेपर 5 की बात करना चाहेंगे। लास्ट पेपर में आपके लोकल लॉ होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकल लॉ प्लस आईपीसी। हम लोग जनरली हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग सारा फोकस अपने मेन सब्जेक्ट्स पर डाल देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं, जितना हम पढ़ सकते हैं हम इनको ही ध्यान देते हैं। सेम गलती मैंने भी करी। मैं अपने पिछले 2 अटैम्प्ट में सिर्फ इस सब्जेक्ट, इस पेपर की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, बहुत पास से वापस आ रही थी दोनों बार के अटैम्प्ट में। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इस पेपर को ढंग से करूं, और मैं श्योर कर सकती हूं कि ये पेपर आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, इसमें आपको मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं, एक स्टेप लिखा उसका 1 नंबर मिलेगा। इसमें आपको कुछ खिचड़ी नहीं लिखनी है, मतलब आपको सीधे, अगर प्रोविज़न ढंग से आते हैं, प्रोविज़न लिखिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछले 2 अटैम्प्ट के कंपेयर करूँगी तो इस बार का मेरा ये पेपर अच्छा गया है, तो मैंने इस पेपर में ध्यान दिया है और ये पेपर में ही अच्छा स्कोर आया होगा। ये पेपर में मेरी आईपीसी की स्ट्रैटेजी ये रही कि मैंने आईपीसी को डेप्थ में तो नहीं पढ़ा इतना कि टेक्स्ट बुक से पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने हर सेक्शन को उसकी इलस्ट्रेशन के साथ, उसके एक्सेप्शन के साथ, हर चीज़ की डिटेलिंग करी है। डायरेक्ट से पढ़ा, मैंने टेक्स्ट बुक नहीं रेफ़र करी है इसके लिए। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में सेक्शन समझाया, सेक्शन में एक्सप्लेन करके उसके अगर सेक्शन में एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसको पढ़ी, उसको ढंग से लिखी है, पूरी ही लिखी है, एक्सेप्शन पूरा किया है। अगर कोई सेक्शन में एक्सप्लेनेशन है, एक्सेप्शन है, इलस्ट्रेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो अगर आप इन सब को एकोमोडेट कर देंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। आईपीसी में अगर मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि मैंने जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी थी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, इनको बहुत डिटेल करा, बहुत ढंग से पढ़ा है इनको, हर इलस्ट्रेशन, हर एक्सेप्शन, हर केस लॉ, सेक्शन 299, 300, इसको बहुत डिटेल में करा है। ग्रीवियस हर्ट इनको बहुत ढंग से पढ़ा है। स्पेशली जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं 2018 में, 2013 में, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो आपसे मेंस में पूछा जाएगा या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मुझसे तो वो प्री में भी पूछा गया, उसके रिगार्डिंग इस बार प्री में था, इंटरव्यू में भी पूछा गया है उससे रिलेटेड। तो मैं ये बोलूँगी कि उसको छोड़े ना और उस पर बहुत ढंग से स्पेशल फोकस रखें उन चीज़ों को जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं। देन मैं बोलूँगी डिफॉर्मेशन को बहुत ढंग से करें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कभी ना कभी बन जाता है और ये करंटली 2 साल में आ गया,
3 साल में आ गया, इस तरीके से इससे पूछते रहते हैं, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपी के लोकल लॉ 6 सब्जेक्ट्स हैं और हम लोग अक्सर इसको टफ़ मानते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है अगर ये हमारा ढंग से तैयार हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जब आप अपनी प्रेपरेशन शुरू करते हैं तो अपना दिन का कहीं ना कहीं 1 घंटा 2 घंटे का टाइम स्लॉट निकालें और इस सब्जेक्ट को पैरेलल ही करते रहें, क्योंकि जब प्री क्लियर होता है तो प्री और मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है और उस टाइम ऑलरेडी हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट के साथ इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। मेरा फेलियर 2 लास्ट के अटैम्प्ट में यही रहा कि मैंने स्पेशली सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, इन सब्जेक्ट्स पर ही ध्यान दिया। मैंने लोकल लॉ को इग्नोर कर दिया। मैंने लोकल लॉ उठाए हैं अपने प्री के बाद, जिसका रिजल्ट ये रहा कि दिस वाज माय 3rd अटैम्प्ट में अब जाके क्लियर कर पाई हूँ। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि आप अपना जब शुरू करें प्रेपरेशन को, तभी से 1 घंटा दिन का निकाल दें और 1 घंटा निकाल कर हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा 3-3 सेक्शन, 4-4 सेक्शन पढ़ें, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसे आप अगर इग्नोर कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और अगर साथ में लेके चलेंगे तो अच्छा स्कोर कर जाएंगे। जैसे ज़मींदारी है, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत राज एक्ट है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है, ये सब्जेक्ट्स तो इतने अच्छे से पढ़ लें आप कि इनसे कहीं भी कुछ भी पूछा जाए आप सारा इसको क्लियर कर दें, कुछ चीज़ रह ना जाए। क्योंकि कंसोलिडेशन, पंचायत, पिछले 3 वर्ष से जब से मैंने 2 बार पेपर दिए हैं तब से तो ये पूछे ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ ना सोचे कि पिछले 3 वर्ष से नहीं आया है तो हम ये छोड़ देंगे, नहीं। अगर आप करना चाहें, जो मैंने किया था, मैंने 6 सब्जेक्ट्स में से 5 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करे थे अपने। आप अपने हिसाब से कि आपको क्या सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इतना करें कि आप आराम से क्लियर कर जाएँ। एक सब्जेक्ट से आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, करने तो आपको 80% सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस लोकल लॉ में, लेकिन ये है कि सारे कर लो बेस्ट है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो 5 सब्जेक्ट्स तो आप करें, क्योंकि अच्छा स्कोर पाना है तो फिर मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में 6 लोकल सब्जेक्ट्स हैं। मैंने सारे प्रिपेयर नहीं करे थे, मैंने म्यूनिसिपैलिटी एक्ट को छोड़ा है, बाकी 5 सब्जेक्ट्स को अच्छा तैयार करा था। सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने ज़मींदारी एबोलिशन को दिया, देन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट को दिया, देन पंचायत राज को दिया है, अर्बन बिल्डिंग एक्ट को दिया है एंड अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट को दिया है। यही सीक्वेंस मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, इसी सीक्वेंस से तैयारी करी थी। ज़मींदारी को बहुत ढंग से पढ़ा है, कुछ नहीं छोड़ा था और एंटायरली मैंने पूरा सब्जेक्ट इस चीज़ को पूरा तैयार किया था। देन मैंने कंसोलिडेशन को ढंग से किया, क्योंकि कंसोलिडेशन कुछ टाइम से नहीं पूछा गया था, तो पहली अटैम्प्ट में उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया था, तो वो मेरा मिस्टेक रहा। अब मैंने उसी को ढंग से किया, मैंने सोचा कि मैं सब्जेक्ट को नहीं छोड़ूंगी। एंड पंचायत राज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप किसी भी हालत में उसको इग्नोर ना करें, उसको बहुत ढंग से पढ़ें। एंड अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट एंड अर्बन बिल्डिंग एक्ट को पूछा नहीं गया है, लेकिन ये नहीं हम कह सकते हैं कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये छोटे सब्जेक्ट्स हैं। आप 3 दिन 2 दिन में भी अगर हल्का हल्का पढ़ेंगे तो इनको ख़त्म कर देंगे, बहुत हल्का पढ़ेंगे तो भी ख़त्म कर देंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको ढंग से ख़त्म करें, इग्नोर ना करें। अब 5 सब्जेक्ट करके आप एक ऑप्शन में सब्जेक्ट आता है उसको स्किप कर सकते हैं। सिंस हमारा पेपर इस तरीके से बना हुआ होता है कि हम 6 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 5 सब्जेक्ट बहुत ढंग से पूरे मार्क्स के साथ कर सकते हैं, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करी। मेरा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने 3-4 ही क्वेश्चंस करे थे और जब पेपर देखा तो मुझे लगा कि मैं म्यूनिसिपैलिटी एक्ट को छोड़ सकती हूँ, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने ज़मींदारी अटैम्प्ट किया, मैंने कंसोलिडेशन अटैम्प्ट किया, मैंने पंचायत राज अटैम्प्ट किया एंड मैंने लास्ट क्वेश्चन रेंट वाला ये अटैम्प्ट किया। मैंने मतलब प्लानिंग और उनको कम दिया, लेकिन पढ़ा, उनको स्किप नहीं किया, इग्नोर नहीं किया। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी 3 लॉ पेपर की। अब मैं पेपर 1 की बात करना चाहूँगी, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, जो हम मानते हैं लेकिन है नहीं। अगर हम ढंग से करें उसको तो इतना टफ नहीं पड़ता है वो पेपर। पेपर 1 जो है, दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो कल्चर। अगर हम स्टैटिक पार्ट को ढंग से कर लें और थोड़ा बहुत करंट से अपडेट हो जाए तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि अगले साल या नेक्स्ट टाइम पर
स्टैटिक पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा या करंट पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा। रिवर्स भी हो सकता है, और जैसे मैं बोल रही हूँ कि स्टैटिक पार्ट पूछा गया वो भी हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको, जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, कि आप हिस्ट्री ढंग से करें। ज्योग्राफी में मैंने जो किया वो इंडियन ज्योग्राफी करना चाहें आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। लेकिन इस बार हमसे इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स काफ़ी पूछे गए हैं, तो आप इकोनॉमी को स्पेशल ध्यान रखें। मैंने क्लास 11th एंड 12th की NCERTs उससे करी हैं। देन कल्चर के लिए मैं बोलूँगी आपको कि आप एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री में अगर रूलर्स और इन सब की अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कल्चर का पार्ट तो आधा उसी में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे इंडस है, वैदिक कल्चर है, मौर्यन है, गुप्ता है, अगर इनको भी ढंग से कर लेंगे तो आपका कल्चर का पार्ट आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। क्योंकि मौर्यन में भी डेवलपमेंट हुई है अच्छी खासी, एंड गुप्ता पीरियड तो फेमस ही है कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप कल्चर के लिए करना चाहें तो प्लीज़ इन 2 एरा को स्किप ना करें, इनको बहुत ढंग से कर लें। देन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी को बताना डिटेलिंग में ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब पूरा ही पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी फोकस करना चाहूँगी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रीएम्बल, जो सेंटर एंड स्टेट की रिलेशंस हैं वो वाला पार्ट, सर्विसेज एंड इमरजेंसी एंड अमेंडमेंट, ये तो आप ढंग से कर लें। इनका कुछ भी कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है, एटलीस्ट इनमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो हम अपने करंट को देख लेंगे, लेकिन स्टैटिक पार्ट अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमी में मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी है। इकोनॉमी में तो मैंने पिछले 3 महीने में जो करंट अपडेट्स हो रहे हैं उससे कोरिलेट करके बस इकोनॉमी किया, क्योंकि इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो मैंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले। नाउ करंट की बात करें तो बहुत लोग बोलेंगे 3 मंथ्स का कर लो, 4 मंथ्स का कर लो। मैंने थॉरली 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स तैयार किया था, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो 1 साल के में भी पूछे गए हैं। जैसे कोई बुक पूछ ली थी, तो ये तो गारंटी नहीं होती है, इस बेसिस पे हम पूरा पेपर नहीं अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स तैयार करें ढंग से, और अपने करंट अफेयर्स को डिवाइड कर लें, किस किस कैटेगरी में कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो करें। और स्कीम्स पढ़ें, स्कीम्स जो 1 साल की स्कीम्स पूछी गई हैं वो ज़रूर करें। ये मेरी जीएस की स्ट्रैटेजी थी। एंड नाउ मेरी लैंग्वेज पेपर की स्ट्रैटेजी, मैंने ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं करे हैं। मैंने 15 डेज़ पे ऐसे एक लिख के देख लिया, 20 डेज़ में लिख के देख लिया। हाँ, लेकिन जैसे जो जीएस में करंट टॉपिक्स होते थे विमेन रिलेटेड, ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखें। टेररिज्म, एजुकेशन, बहुत ध्यान रखें इनका, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब ऐसे में अक्सर पूछा ही जाता है। जैसे इस बार भी मतलब क्राइम अगेंस्ट विमेन से रिलेटेड था, करप्शन था। तो ये टॉपिक हम डे टू डे लाइफ में भी देखते ही रहते हैं और ये अपडेट ही होते रहते हैं, तो इन्हें इग्नोर ना करें। आप ऐसे मत लिखिए रेगुलर बेसिस पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोज़ लिखें, लेकिन हफ्ते में 1 दिन आप उसको कंपाइल कर सकते हैं कि मैं अपना ऐसे कैसे फ्रेम करूँगा, उस तरीके से करें और आई एम श्योर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे ऐसे में। एंड दिस वाज माय लैंग्वेज पेपर स्ट्रैटेजी। इंटरव्यू की बात करते हैं। मेरा इंटरव्यू 15 से 20 मिनट्स चला है इस बार, और मेरे इंटरव्यू में मैंने बहुत सारे करंट ओरिएंटेड टॉपिक करे थे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था इंटरव्यू में। तो जो उस मंथ में करंट अपडेट्स आए थे मैंने उनको नज़र किया, उनको ढंग से थोड़ा सा मतलब एक बार गो थ्रू हो गई थी मैं। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसीजर, तीनों सब्जेक्ट्स, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी एंड टीपीए, इन सब्जेक्ट पे मैंने स्पेशल फोकस किया था कि मैं ये ढंग से करके जाऊंगी। इंटरव्यू में मैंने ज़्यादातर कोशिश करी है कि मैं सारे सेक्शंस को पढूं, और फिर मैंने जो प्री के जो क्वेश्चंस आते थे सब्जेक्ट वाइज उनको नज़र किया, उनमें नज़र डाली, उनमें ये देखा कि ये प्री का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया तो ये मेंस में भी पूछा जाएगा या नहीं जाएगा, या वो इंटरव्यू में किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान अपना सारे जिन सब्जेक्ट्स को मैंने भी मेंशन किया उनको ढंग से किया। उनमें मैंने डेफिनेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि अक्सर हम डेफिनेशंस को भूल जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, लेकिन वो लोग क्योंकि बहुत डेप्थ नहीं मांगते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कि वो उसके बारे में कुछ ब्रीफ में बताए। और ब्रीफ में बताने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है एक बैरेक्ट में स्टार्टिंग में ही डेफिनेशंस का
सेक्शन दिया होता है और उसको हम ढंग से कर लें। तो मैंने सारे डेफिनेशंस में सभी सब्जेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सीआरपीसी हुआ, सीपीसी हुआ, इनमें डेफिनेशन वाले क्लॉज को बहुत ढंग से पढ़ा है। देन सेम जो स्ट्रैटेजी मेंस के लिए की थी उतनी डेप्थ में नहीं करी, जैसे सीआरपीसी की मैं बात करूं तो ट्रायल मैंने डेप्थ में नहीं किया क्योंकि इंटरव्यू में मुझसे ट्रायल इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे। लेकिन जैसे कुछ चैप्टर 23 है, चैप्टर 24 है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें बहुत चांसेस बनते हैं कि ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो पढ़े। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल हो गया, लीज हो गया, मॉर्गेज हो गया, इन सब को कि ये होता क्या है, इनके बारे में ये पढ़ा। बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके अपने आंसर को, इतना आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने टीपीए की बात करी, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। कॉन्ट्रैक्ट में भी क्योंकि हम अब इंटरव्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना मेंस लिख चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक नॉलेज है, आपका बेस तैयार है कि आपने ये चीज़ की हुई है डेप्थ में। हाँ, डेफिनेशंस पढ़ें। अगेन मैंने बहुत स्पेशल फोकस दिया था जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी डेफिनेशन के क्लॉज में। सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 30 तक बहुत अच्छे से ढंग से तैयार किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्री मेंस एंड इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, किसी भी तरीके से इन तीनों स्टेजेस में कैसे भी पूछे जा सकते हैं। देन आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो इससे पहले वाला था उसमें मुझसे इंटरव्यू में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा गया था, तो मैंने इस पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया था। देन आप सीपीसी देख सकते हैं, सीपीसी में डेफिनेशन से शुरू करें और प्री में आप कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन इंटरव्यू में वो बहुत डेप्थ में नहीं पूछेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप सिंस ये प्रोसीजर सब्जेक्ट है तो आप बहुत एक्वेंटेड होने चाहिए, वेल एक्वेंटेड होने चाहिए प्रोसीजर से। तो ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 20 तक तो आपको बहुत ढंग से कर लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैंने भी यही किया है, मैंने ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 10 तक तो बहुत ढंग से किया, देन ऑर्डर 14 किया एंड देन ऑर्डर 16, 18 एंड 20 पे कंक्लूड कर दिया। उसके अलावा आपकी चॉइस है, अगर आप बहुत ढंग से, मेरा ये सब्जेक्ट फेवरेट रहा है तो मैंने इसको बहुत डेप्थ में पढ़ा है। इंटरव्यू में भी प्रोसीजर है तो हम लोगों का काम भी आगे यही होना है, हमें प्रोसीजर को बहुत ढंग से तैयार करना है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इसको इंटरव्यू में भी आप अच्छे से ही करें। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आईपीसी तो सबका फेवरेट ही होता है, सारी डेफिनेशंस क्राइम इन सब से रिलेटेड है, तो आप उसको ही रिवाइज़ करें, पूरा ही कर लें, क्योंकि मुझसे इंटरव्यू में इस बार 2013 की अमेंडमेंट में क्या क्या नए नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस करे गए हैं, वो 2018 की अमेंडमेंट में क्या क्या सेक्शन इंट्रोड्यूस करे गए हैं वो पूछे हैं। सेक्शन 299 एंड 300 का डिफरेंस पूछा है। ग्रीवियस हर्ट एंड नॉर्मल हर्ट में जो है उसका डिफरेंस पूछा गया है। मेरा आईपीसी में इंटरव्यू जो है वो डिफरेंस ओरिएंटेड ज़्यादा रहा है, तो अच्छा है अगर आप डिफरेंस करें, दोनों में जो जो सेक्शंस हैं जहाँ जहाँ डिफरेंस बनते हैं वो कर लें, वो अच्छा है। और जो अमेंडमेंट होती है इन फ्यूचर उसको नज़र रखें, जो करंट, जैसे आप इस बार हमने एग्ज़ाम जब दिया है तो 2013 2018 इनकी अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। 2018 में तो 21 अप्रैल से इफेक्ट इम्प्लीमेंट ही हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। प्री में क्वेश्चन आया हुआ है उसकी डेट का, इन्फोर्समेंट डेट कौन सी थी, मेंस में भी पूछा जा सकता था, इंटरव्यू में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो उस साल बहुत मतलब चेंजेस आए हैं उनको तो आप पूरा ही ध्यान दें, उनको ना निगलेक्ट करें, स्पेशल फोकस दें। एविडेंस है, एविडेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ये आप प्री मेंस इंटरव्यू तीनों हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। आप लास्ट का जो पार्ट है उसको थोड़ा बहुत मेंस में कर सकते हैं इग्नोर, लेकिन इंटरव्यू में नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट जो पार्ट 3 है एविडेंस का वो अच्छा खासा वेटेज ले लेता है, क्योंकि वो सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। इंटरव्यू में हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं, लेकिन हाँ काइंड ऑफ उससे उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो ऐसे पार्ट को, ऐसे टॉपिक को नहीं छोड़ा जाता है। मैंने उसी को क्या, मैंने पार्ट 1 पार्ट 3 थोड़ा ढंग से किया, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस जो पार्ट 2 में आ रखा है ये हमने मेंस ओरिएंटेड किया है, ये हमें आइडिया रहता है, अगर क्वेश्चन पूछते भी हैं तो हम इसको आराम से जवाब दे देंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझसे तो इंटरव्यू में यही पूछा गया है, मेरा 3rd अटैम्प्ट था, पिछले 2 अटैम्प्ट में भी यही से मतलब मेरा लक रहा कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछा है। तो मैं आपसे बोलूँगी फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21,
आर्टिकल 23 एंड 24 बहुत ढंग से करें, क्योंकि ये मुझसे पूछे गए हैं। तो मैं इनमें आपको बोलूँगी कि ये तो आप मेंस में भी बहुत ढंग से ही तैयार कर लें। आप मेंस में तैयार कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यू में भी आपका ये हेल्प कर ही जाएगा। इसके अलावा मुझसे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में पूछा गया। मुझसे 249, 250, 253, 254 आर्टिकल स्पेशली फोकस में पूछा गया था। मुझसे अमेंडमेंट पूछी गए हैं इंटरव्यू में, इमरजेंसी पूछी गई है। अच्छा, जो हमारी स्टेट इमरजेंसी होती है वो बहुत फ्रीक्वेंट हो गई है, तो जब भी इंटरव्यू पड़ा है कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगी रही है। तो मैं बोलूँगी कि आप उनका ध्यान रखें, पूरा उन पे उनके कारण क्या रहे, उनके रीजंस क्या रहे वो ध्यान रखें, उससे कोरिलेट करता हुआ आर्टिकल ध्यान रखें, कौन सी गवर्नमेंट थी ये ध्यान रखें, किस स्टेट में हुआ है ये ध्यान रखें। मैंने यही किया था और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी इसी तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। और लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स इक्वल वेटेज रखते हैं, वो आपका लक होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछ लें। मुझसे तो तीनों बार में ही कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड पूछा गया है, लेकिन आप जैसे इस बार के क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हुआ। इस बार लोकल लॉ से जैसे न्याय पंचायत का पूछा क्वेश्चन, मैंने इंटरव्यू में नहीं किया था तो वो मैंने स्किप कर दिया। लेकिन मुझसे जैसे यूनियन लॉ मिनिस्टर पूछा था, इलाहाबाद के चीफ जस्टिस कौन है ये पूछा था, और 21 जून को मेरा इंटरव्यू पड़ा था तो 21 जून क्यों रेलेवेंट है ये पूछा गया था। सिंस क्योंकि ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, थीम उस अगर ऐसा आपसे आपके टाइम पे कुछ पड़ता है तो जैसे मुझसे थीम पूछी कि ये डेट रेलेवेंट क्यों है ये पूछा, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ जो उसके रिवॉल्व कर रही हैं उस टॉपिक के अराउंड ये ध्यान रखें। और जैसे मैंने इसके अलावा भी बहुत टॉपिक करंट के तैयार करते, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2019, वो इम्पॉर्टेंट थी, ऑल्दो मुझसे नहीं पूछी गई, लेकिन मेरे साथ जो बोर्ड में और जो बच्चे थे उनसे पूछा गया। ट्रिपल तलाक बहुत मतलब काफ़ी न्यूज़ में ये पूछा गया। तो जो विमेन ओरिएंटेड हैं, चाइल्ड ओरिएंटेड हैं, इनको आप स्पेशली ध्यान में रखें। इन्हें अपना जो भी उससे करंट अपडेट हो रहा है उससे कोरिलेट कर लें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को उससे कोरिलेट करें, क्योंकि चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, अगर आप उसको सपोर्ट करते हुए किसी आर्टिकल या किसी सेक्शन से लिख रहे हैं या बता रहे हैं तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। मैंने आंसर राइटिंग में भी यही चीज़ करी है और मैंने इंटरव्यू में भी अगर मुझसे विमेन ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था तो मैंने वो ही वहीं पे सपोर्ट करते हुए बताया है। और ये मेरी प्री मेंस एंड इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी थी। अब थोड़ा सा मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी जहाँ पे हर स्टूडेंट जो है सफ़र करता है। हमारे जो लो डेज़ होते हैं, हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे अपने आप को पुश करें कि नहीं हमें ये अचीव करना है। मेरे साथ भी होता था, मैं बहुत ज़्यादा लोगों की बात अफेक्ट कर जाती थी, तो मैंने तो अपने आप को सबसे कट ऑफ कर दिया था। मैं सिर्फ अपने पर ध्यान रखती थी, सोशल मीडिया पे नहीं थी, और अपना काम करा, पढ़ा, और कुछ अगर जैसे बोर हो रही हूँ तो मैं वॉक पे चली जाती थी। रनिंग करने का मुझे शौक़ है, मैं अपना सुबह पढ़ती थी, शाम को 1 घंटा रनिंग करा। मुझे उससे रनिंग से भी बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि अपना काम करो, अपना फिट रहो, और वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देता है कहीं ना कहीं, जैसे आपकी मेमोरी लास्ट करती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबका अपना अपना होता है, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं। मेरा मोटिवेशन था मेरे पेरेंट्स से डिस्कशन कर लेना। जैसे जब भी मैं बोर हुई, कोई टॉपिक चला, न्यूज़पेपर उठाया, अपने पापा से डिस्कशन करना शुरू कर दिया। ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो अपने आप को मुझको उसी तरीके से समझाते थे कि आप कैसे अपने आप को क्वेश्चन से कर सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से हैंडल कर सकते हो उसको। मेरे पापा ने मेरी इसमें काफ़ी हेल्प करी है, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, और एक संदीप भैया हैं मेरे, बीइंग एन एल्डर ब्रदर, ही सपोर्टेड मी। उनसे मैं अपना पूरा लॉ का डिस्कशन करती थी। अगर आपका कोई फ्रेंड है और जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, लॉ के ही हैं, तो बहुत ही अच्छा है, आप उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में भैया के साथ बहुत डिस्कशन किया है। ही इज़ अ लॉयर इन मेरिट। उन्होंने मुझे बहुत मतलब लॉ में कैसे करना है, क्या तुम्हारे लूप होल्स हो रहे हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उनके गाइडेंस से, उनके डिस्कशन से काफ़ी मेरी हेल्प हुई है। जैसे कोई भी, तो वो अपने क्वेश्चंस को मेरे सामने इस तरीके से प्रेजेंट करते थे कि मुझे वो सेक्शन CRPC प्रोसीजरल जो एक्ट है हमारे, उनको देखकर उनको रिप्लाई करना पड़ता था। तो मैं उसी चीज़ को
मेंस में भी इम्प्लीमेंट करती थी, और इंटरव्यू में तो मेरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हेल्प ही हो गई, क्योंकि उनके साथ इतना डिस्कशन हो चुका था कि वो ऑटोमेटिकली एक आंसर फ्रेम हो जाता है कि हाँ, अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया तो मैं उसको मतलब ऐसे जवाब दे दूँगी। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही प्री, मेंस एंड इंटरव्यू की, और सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि सबका पढ़ने का अपना तरीका होता है। कोई मॉर्निंग में जीएस पढ़ना पसंद करता है, इवनिंग में लॉ करना पसंद करता है। आप अपने हिसाब से देखें, जो टाइम आपको सूट कर रहा है उस हिसाब से करें। बस आपका लास्ट में है कि अपना काम कंप्लीट होना चाहिए। ऑल दैट मैटर्स इज़ आपका लॉ भी कंप्लीट हो जाए, आपका जीएस भी कंप्लीट हो जाए। मैं अपने दिन को इस तरीके से डिवाइड कर लेती थी कि मैं अगर 6 आवर्स लॉ कर रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं 4 आवर्स जीएस भी डेली करूँ, और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। अगर इससे किसी एक की भी हेल्प हो जाए तो आई विल बी ग्रेटफुल। अब मैं एक चेंज के बारे में बात करना चाहूँगी जो इस एग्ज़ाम में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। 2018 से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई थी प्री एग्ज़ाम्स में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं, जो पिछली बार से प्री भी दे रहे हैं, मेंस भी दे रहे हैं, वो इस बार प्री भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। स्पेशली फॉर दोस्त, आप बहुत फोकस एमसीक्यूज़ पे करें, पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यूज़ करें। एमसीक्यूज़ कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई है तो अब हम पहले की तरह सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आ गए हैं, वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमारी एमसीक्यूज़ बहुत मदद कर देंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, लॉ के जितने सब्जेक्ट्स प्री में आते हैं वो पढ़ें, और साथ ही साथ हर टॉपिक पे कम से कम 100 एमसीक्यूज़ ज़रूर करें। ये तो बहुत मिनिमम बताया है, मैक्सिमम तो आपकी लिमिट है, लेकिन इतने तो एटलीस्ट करें। सिमिलरली जीएस में भी करें, जीएस भी उतना ही रेलेवेंट है। अगर जीएस में लॉ जितना स्कोर नहीं कर सकते तो कम से कम 50% स्कोर करने के लिए कम से कम एमसीक्यूज़ करना ज़रूरी पड़ जाएगा, और एमसीक्यूज़ भी उतनी ही वेटेज ले जाएंगे। तो आप अच्छे से एमसीक्यूज़ करें। मैं आपसे बार बार यही कहूँगी, एमसीक्यूज़ आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। मैं नेगेटिव लोगों से दूर रही, मैं आपको भी यही कहूँगी कि नेगेटिविटी से दूर रहें, स्टे पॉजिटिव। अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपको जिनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मैं अपना टाइम अपने भाई बहन के साथ स्पेंड करती थी, और उनका तो बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, हमेशा हंसाना ये सब रहता था। तो आप भी अपने ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ रहें जिनसे आप मोटिवेट फील करें, जिनके साथ आप खुश रहें। नेगेटिविटी को अपने ऊपर भारी ना होने दें, और अपना काम करते रहें। सफलता सबको मिलेगी। थैंक यू।